स्टोरी की शुरुआत में हमें लोग दिखाते हैं कि एक बड़े से स्कल के फिगर के ऊपर एक स्टैचू होता है किसी का, और उसी के ठीक बाद हमें दो बच्चों के रोने की आवाज आती है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे इस चर्च में एक फादर ने दो छोटे बच्चों को अडॉप्ट किया होता है। उसमें से एक का नाम होता है यूनो और एक का नाम होता है आस्था। ये दोनों भाई है कि ट्विंस है, ये बात किसी को नहीं पता है फिलहाल। और इसमें से जो आस्था नाम का बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है। इतना एनर्जेटिक होता है वो कि उसने पहले ही फादर को लात मार के उसके नाक से खून निकाल दिया होता है। भाई ये बच्चे की उम्र 10 दिन की भी नहीं होगी और इसने एक 30 साल वाले बंदे के नाक से खून निकाल दिया एक लात मार के। भाई ये फादर कितना कमजोर है, या तो आस्था बहुत पावरफुल है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 15 साल बीत चुके होते हैं और इस वक्त आस्था और यूनो दोनों ही 15 साल के हो चुके होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे कुछ लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं मैजिक के इस्तेमाल से, और तभी हमें आस्था के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सिस्टर लिली को प्रपोज कर रहा होता है। उससे वो कहता है कि अगर मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा तो तुम्हें मैं हमेशा के लिए खुश रखूंगा। लेकिन सिस्टर लिली उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। आस्था बहुत ट्राई करता है लेकिन सिस्टर लिली उससे कहती है कि मैं तो सबकी सिस्टर हूं, तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आस्था इतना पीछे पड़ जाता है सिस्टर लिली के कि उसको एक मैजिक यूज करके आस्था को रोकना पड़ता है। लेकिन ये मैजिक का भी इतना असर नहीं होता है आस्था के ऊपर। वो वापस से जाता है सिस्टर लिली के ऊपर, लेकिन तभी ही यूनो वहां पे आता है और वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को रोक देता है। फिर उसके बाद यूनो आस्था को बोलता है कि तुम बहुत छोटे हो हाइट में और तुम हैंडसम भी नहीं हो और तुम इमैच्योर हो, इसीलिए कोई भी लड़की तुमसे कभी शादी करेगी ही नहीं। ऐसा बोल के वो जाता है सिस्टर लिली का हेल्प करने के लिए। तो आस्था का दिमाग फिर जाता है और वो यूनो को चैलेंज करता है लड़ने के लिए, लेकिन यूनो उसका चैलेंज डिक्लाइन कर देता है। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि आस्था तो मैजिक भी नहीं यूज कर सकता है इस दुनिया में जहाँ पे सब लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद एक बच्चा आस्था को बोलता है कि तुम 15 साल के हो गए और अब तक तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता, तुम तो एक डिस्ग्रेस हो। तभी आस्था बोलता है कि मेरे पास एक स्पेशल चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, और वो फटाक से बैठ के सिटअप्स करने लगता है और वो बहुत फास्ट सिटअप्स करता है। लेकिन तभी ही दूसरे साइड पे यूनो सिस्टर लिली के सारे कपड़ों को सुखा देता है एक विंड मैजिक यूज करके। तो ये देख के आस्था और भड़क जाता है, तो वो भाग के जाता है और वुड काटने की कोशिश करता है। लेकिन यूनो वहां पे आता है और वो अपने विंड मैजिक से वुड को भी काट देता है आस्था के पहले। फिर उसके बाद वहां पे चर्च के फादर आते हैं और वो बोलते हैं कि यूनो तो इस चर्च का फ्यूचर है, मे बी वो एक विज़र्ड किंग बन सकता है। ये सब सुन के आस्था बहुत उदास हो जाता है। लेकिन तभी सिस्टर वहां पे आती है और वो आस्था को बोलती है, आस्था सेरेमनी बहुत जल्दी ही है, मे बी तुम्हें तुम्हारा जब ग्रिमरोर मिलेगा तो शायद तुम्हारे अंदर भी मैजिक आ जाए। तो ये सुन के आस्था थोड़ा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि एक बार मुझे मेरा ग्रिमरोर मिल जाए उसके बाद तो मैं एक मैजिक नाइट बन जाऊंगा और फिर मैं विज़र्ड किंग भी बन जाऊंगा। उसके बाद आस्था थोड़ा बात करने की कोशिश करता है यूनो से, लेकिन यूनो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। फिर ये देख के आस्था वहां से भाग जाता है। इसके ठीक बाद सिस्टर जाती है और वो यूनो से बोलते हैं, यूनो तुम्हें थोड़ा आस्था के साथ ठीक से बात करना चाहिए। और तभी हमें वो लोग यूनो और आस्था का थोड़ा बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे बचपन में यूनो और आस्था दोनों हमेशा साथ में खेलते थे और यूनो हमेशा रोता रहता था। लेकिन एक दिन यूनो आस्था को कहीं से तो लेके आया जहाँ पे आस्था की बॉडी में बहुत सारे इंजरीज थे। उसके बाद से यूनो कभी रोया नहीं था। और फिर हमें सिस्टर ये भी बोलती है कि उस दिन के बाद से आस्था भी हमेशा घर पे एकदम कीचड़ में डूबा हुआ होकर ही आता था। पता नहीं ये लोग के साथ क्या चल रहा है। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आस्था जंगल में जाके खुद का वर्कआउट का प्रैक्टिस करता रहता है। और फिर मार्च के महीने में पूरे साल में एक बार ग्रिमरोर टावर के पास सारे के सारे 15 साल के बच्चे पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पे उनके सेरेमनी में मिलता है उनका ग्रिमरोर। और तब हमें दिखाते हैं कि इस टावर के अंदर सारे के सारे 15 साल के बच्चे रेडी होते हैं उनका ग्रिमरोर लेने के लिए। लेकिन वहां पे दो नोबल लोग आके यूनो और आस्था की बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं कि ये गरीब लोग यहाँ पे क्यों आ गए हैं, यहाँ पे तो सिर्फ नोबल लोग आते हैं और इसमें से जो छोटा वाला है उसको तो मैजिक भी नहीं यूज करना आता है, तो ये यहाँ पे क्यों आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस टावर का मास्टर आ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं सेरेमनी स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि अब तक हमारे एरिया में से कोई भी इंसान विज़र्ड किंग नहीं बना है, तो तुम में से कोई तो बनो यार। ऐसा बोल के वो सेरेमनी स्टार्ट करता है और सारे के सारे ग्रिमरोर्स उड़ने लगते हैं और वो हर बच्चे के पास जाने लगते हैं खुद ही। और सारे के सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उनका ग्रिमरोर पाके। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि आस्था के पास उसका ग्रिमरोर नहीं आता है क्योंकि उसके पास कोई मैजिक ही नहीं है। और तभी ही मास्टर उससे कहता है कि मे बी बेटा तुम्हें अगले साल ट्राई करना चाहिए। और ये सुन के सारे बच्चे हंसने लगते हैं आस्था के ऊपर। मीनवाइल यूनो का जो ग्रिमरोर होता है वो होता है एक लेजेंडरी ग्रिमरोर। उसके ऊपर होता है 4 लीफ क्लोवर का सिंबल। और ये देख के तो मास्टर खुद हैरान हो जाते हैं और सारे के सारे बच्चे भी शॉक हो जाते हैं। और ये वही ग्रिमरोर होता है जो सबसे पहले वाले विज़र्ड किंग को मिला होता है। और तभी ही आस्था पीछे घूम के बोलता है कि यूनो तुम मेरा वेट करो, मैं हूं तुम्हारा राइवल और मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये सुन के सब लोग वापस से हंसने लगते हैं आस्था के ऊपर। फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने घर निकल लेते हैं। लेकिन इस टावर में एक अजीब सा बंदा रहता है जो खड़ा होकर यूनो और आस्था को देख रहा होता है।
फिर सेरेमनी के बाद हमें दिखाते हैं कि यूनो को ये 2 नोबल्स आके चैलेंज करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें ये इतना स्पेशल वाला ग्रिमरोड नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा बोल के उसमें से एक नोबल फायर मैजिक यूज करता है और बोलता है कि यूनो मैं तुम्हारा ग्रिमरोड जला दूंगा। लेकिन यूनो बगैर अपने ग्रिमरोड को यूज किए विंड मैजिक यूज करके उसके फायर को उड़ा देता है। तभी अचानक से दीवार में से चेन बाहर निकलते हैं और इन दोनों नोबल्स को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे एंट्री होती है इस अजीब से इंसान की। और ये बंदा असल में होता है एक मैजिक नाइट जिसका नाम होता है रेविची, जो यूज करता है चेन मैजिक। लेकिन इसको मैजिक नाइट्स के रोल में से धक्का मार के निकाल दिया था और इसीलिए अभी चोर बन गया। और ये यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि इसको यूनो का ग्रिमरोड चुराना है और ये यूनो को भी अपने चेन से पकड़ लेता है और उसके ग्रिमरोड को चुरा लेता है। फिर उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ग्रिमरोड को कोई भी यूज नहीं कर सकता है, सिर्फ वही इंसान यूज कर सकता है जिसको ग्रिमरोड ने चूज किया होता है। लेकिन ये हमारा थीफ बोलता है कि मैं तो इसको लेके जाके बेचने वाला हूँ क्योंकि 4 क्लोवर वाले ग्रिमरोड की बहुत ज्यादा वैल्यू है चोर बाजार में। और तभी ही वो देखता है यूनो का पेंडेंट, तो वो बोलता है मैं तुम्हारा पेंडेंट भी चुरा के बेचने वाला हूँ। लेकिन तभी ही आस्था वहां पे पहुंच जाता है और वो दीवार में धक्का खा के नीचे गिर जाता है। तभी आस्था इस चोर को बोलता है कि ओए तू यूनो का ग्रिमरोड उसको वापस दे दे और निकल ले यहाँ से। लेकिन हमारा चोर हंसते हंसते बोलता है कि बेटा तू तो वही है ना जिसको तो ग्रिमरोड भी नहीं मिला था, तू तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा बोल के हमारा चोर अपना ग्रिमरोड खोलता है और वो एक और चेन को बाहर निकालता है पर आस्था के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन आस्था भाग भाग के जाता है और इन सब चेन को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। आस्था उसके पीछे पहुंचने के बाद उसको एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस चोर के चेन ने आस्था को पकड़ लिया होता है। उसके बाद ये चोर और सारे चेन छोड़ता है आस्था के ऊपर और उसकी बॉडी काट देता है बहुत सारे साइड से और आस्था बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तभी हमारा चोर आस्था के पास जाता है और आस्था उससे कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे विज़र्ड किंग बनना है। तो हमारा चोर हंसते हंसते कहता है तुझे विज़र्ड किंग बनना है, तेरे अंदर तो बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। मैं मेरे चेन की मदद से महसूस कर सकता हूँ कि किसके अंदर कितना मैजिक है और तेरे अंदर तो 0 मैजिक है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है। और ये सुनने के बाद आस्था को धक्का लगता है। वो बोलता है मेरे अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि मैं कितना भी ट्राई करूंगा मैं कभी ऊपर पहुंच नहीं सकता। और फिर ये चोर आस्था को बोलता है कि तुम तो पैदाइशी लूजर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। और ये सुनने के बाद आस्था भी ऑलमोस्ट गिव अप कर देता है और बोलता है शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी यूनो बोलता है कि ओए तू आस्था को लूजर मत बोल, आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है। और इसी स्पीच में ये लोग हमें आस्था और यूनो का बैक स्टोरी भी दिखाते हैं, जहाँ पे यूनो को एक बार एक गुंडे ने पकड़ा होता है और उसका पेंडेंट चुरा रहा होता है। लेकिन आस्था वहां पे जाता है और उसको बचाने के लिए लड़ता है उस गुंडे से। और तभी आस्था को एनर्जी आ जाती है और वो एक गुंडे का पैर पकड़ के अपने आप से दूर फेंकता है और बोलता है मैंने गिव अप नहीं किया है और अब मैं तुझे तोड़ने वाला हूँ। जैसे ही वो ये बोलता है तो आस्था की बॉडी फ्लिंच होने लगती है और उसके अंदर एक डीमन टाइप कुछ दिखता है। और तभी ही एक खतरनाक ग्रिमरोड उसके सामने आता है जिसके ऊपर 3 क्लोवर नहीं होते हैं, 4 क्लोवर नहीं होते हैं, बल्कि 5 क्लोवर लीफ होते हैं। और ये जो ग्रिमरोड होता है ये एकदम ब्लैक होता है और इसमें से रेड कलर का ऑरा निकलता है और इस ग्रिमरोड में से निकलता है एक गट्स वाला स्वॉर्ड और ये आस्था के सामने आके गिर जाता है। और तभी यूनो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें कोई ग्रिमरोड कैसे नहीं चुनेगा, तुम तो एक चोजन वन हो। और तब हमें नरेटर बताता है कि जो 3 लीफ वाला क्लोवर होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेथ, होप एंड लव, और जिसको 4th लीफ मिलता है उसको मिलता है गुड लक। और ये सब देख के तो आस्था का जो दुश्मन रहता है, जो चोर होता है, वो डर के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसने ऐसा ग्रिमरोड कभी नहीं देखा होता है। और तभी नरेटर बोलता है लेकिन जिसमें 5वां लीफ होता है वो होता है डीमन वाला। और तभी हमें दिखाते हैं कि आस्था के पीछे एक डीमन का शैडो निकलता है। फिर अगले सीन में हमें ये लोग आस्था और यूनो का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे ये लोग हमें 10 साल पीछे लेके चले जाते हैं। यहाँ पे आस्था और यूनो दोनों ही 5-5 साल की होते हैं। यूनो तेज भाग रहा होता है आस्था के पीछे और वो फिसल के गिर जाता है तो वो रोने लगता है। तभी आस्था वहाँ पे आता है और यूनो का हेल्प करता है और बोलता है यूनो तुम इतना रोते क्यों हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, टेंशन मत लो। और यूनो इस वक्त आस्था के साथ रह के बहुत खुश रहता है। तो अब मुझे ये जानना है कि इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो यूनो हमेशा गुस्सा रहता है आस्था से अभी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आस्था और यूनो दोनों ही सिस्टर लिली के पास बैठे हुए रहते हैं और ब्रेड खा रहे होते हैं। तो ब्रेड बहुत ज़्यादा ही कड़क रहता है, लेकिन आस्था इसे खाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा ब्रेड है। सिस्टर लिली तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब सिस्टर लिली उससे कहती है कि ये ब्रेड मैंने नहीं बनाया है, ये तो फादर ने बनाया है, तो तुम फादर से शादी कर लो। इससे तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो सिस्टर लिली है वो आस्था से बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसके साथ साथ आस्था बचपन से ही सिस्टर लिली से शादी करने की सोच रहा है। भाई ये नहीं होने वाला है, वो एक सिस्टर है, वो तुमसे शादी नहीं कर सकती, तू समझ क्यों नहीं रहा है मेरे भाई। फिर अगले सीन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को एक स्टोरी सुना रही होती है जिसमें वो बताती है कि डीमंस ने इस वर्ल्ड पे हमला कर लिया होता है और वो पूरे वर्ल्ड को डार्क बना रहे होते हैं। लेकिन तभी ही विज़र्ड किंग वहाँ पे आते हैं, वो डीमंस को हराते हैं और दुनिया को वापस से ठीक कर देते हैं। ये सब सुन के आस्था और यूनो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें भी बड़ा होकर विज़र्ड किंग जैसा बनना है। फिर उसके बाद सिस्टर लिली हमें बताती है कि जो विज़र्ड किंग का टाइटल है वो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता रहता है नेक्स्ट विज़र्ड किंग के ऊपर, और वो लोग इस क्लोवर किंगडम को बचा के रखते हैं अपने मैजिक के हेल्प की मदद से।
फिर उसके बाद सिस्टर लिली बोलती है कि जो विज़र्ड किंग होता है वो इस दुनिया का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होता है किंग के बाद। तो ये सब सुनने के बाद आस्था बोलता है कि अब तो मैं विज़र्ड किंग बन के ही रहूंगा। वो कहता है कि अगर मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन जाऊंगा यहाँ का। मैं हमारे चर्च को बिल्ड कर पाऊंगा, अच्छा चर्च बना पाऊंगा इसे, और हम सब लोग खुशी खुशी जी पाएंगे। हमारे पास खाने के लिए अच्छी चीज़ें होगी, अच्छे कपड़े होंगे और हमारी ज़िंदगी ओवरऑल अच्छी हो जाएगी। फिर ये सब बोलने के बाद आस्था वापस से सिस्टर लिली को बोलता है, तो सिस्टर लिली अगर मैं विज़र्ड किंग बन जाऊं तो तुम मुझसे शादी करोगी? तो ना बोल देती है। ये बंदा कितना कोशिश कर रहा है यार। फिर उसके बाद आस्था ऐसे ही मैजिक का प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो मैजिक नहीं कर पाता है। लेकिन वो हर चीज़ के बाद सिस्टर लिली से बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो हर बार मना कर देती है उसे। इसके बाद यहाँ पे यूनो पहुंच जाता है एक छोटे बच्चे के साथ, और वो बच्चा रोता रहता है। तो आस्था उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा आस्था से भी चुप नहीं होता है। उसको सिस्टर लिली ही चुप करा पाती है। उसके ठीक बाद वहाँ पे आते हैं फादर, और वो यूनो को बोलते हैं कि यूनो तुम ये लेटर लेके जाओ और इसको सामने वाले विलेज के मेयर को दे दो। मैं ये काम तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, मैं ये आस्था को नहीं दे सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद यूनो वहां से निकल लेता है लेटर लेके, और आस्था वहीं पे खड़ा रहता है दुख में, क्योंकि फादर ने उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था। फिर ऐसे ही अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यूनो सामने वाले विलेज के मेयर के पास पहुंच जाता है और उसको लेटर दे देता है। वहां से वो निकलने लगता है, लेकिन उसका पीछा करता रहता है एक आदमी, जिसकी नजर होती है यूनो के पेंडेंट के ऊपर। और तभी हमें दिखाते हैं कि ये आदमी ने यूनो का पेंडेंट उससे ले लिया होता है और वो यूनो को मार रहा होता है। वो उससे कहता है कि मैं ये पेंडेंट को बेच के थोड़े पैसे ले लूंगा। मीनवाइल आस्था और सिस्टर घर में उसका वेट कर रहे होते हैं कि कब यूनो वहां पे आएगा और वो लोग खाना खाएंगे। और तभी यूनो खड़ा होता है और अपने हाथ से थोड़ा विंड मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। ये देख के वो गुंडा बोलता है कि अरे तू मुझे इस मैजिक से मारेगा क्या, तेरे में इतनी हिम्मत है? ये सुनने का यूनो रोने लगता है और वो उसका मैजिक छोड़ देता है। तभी वहां पे आस्था आता है भाग भाग के यूनो को बचाने के लिए, और वो एक गुंडे का पैर पकड़ लेता है, लेकिन एक गुंडा आस्था को भी लात मार के गिरा देता है नीचे। लेकिन आस्था फिर खड़ा होता है और वो फिर जाके इस गुंडे से पेंडेंट लेने की कोशिश करता है। ये गुंडा आस्था को मारता है, आस्था गिरता है, लेकिन वो फिर खड़ा होता है। आस्था बार बार मार खाता रहता है गुंडे से, लेकिन वो गिव अप नहीं करता है। वो बोलता है कि मुझे यूनो का पेंडेंट दे दे वापस, और यूनो यहाँ पे बस गधे जैसा खड़ा रहता है और रोता रहता है और देखता रहता है आस्था को मार खाते हुए। ये सब होने के बाद ये गुंडा खुद ही वो पेंडेंट जमीन पे फेंकता और निकल लेता है। बोलता है कि बच्चा गिव अप ही नहीं कर रहा है, क्या करूं मैं? ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है, और आस्था के पूरे मुंह से खून निकल रहा होता है और उसकी हालत बहुत खराब रहती है यहाँ पे। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये चोर आस्था को बोलता है कि तू कौन है भाई, ये तेरा ग्रिमरोर कौन सा है, और उसके साथ साथ ये स्वॉर्ड क्या है, तू क्या कर रहा है? ऐसा बोल के वो आस्था के ऊपर अपने चेन्स फेंकता है, लेकिन आस्था अपने स्वॉर्ड से उसके चेन एक सेकंड में काट देता है। फिर उसके बाद आस्था अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है, अपने पूरे बॉडी को मसल अप करता है और भाग के जाता है इस गुंडे के ऊपर अटैक करने के लिए, और बोलता है कि मैं कभी गिव अप नहीं करता, यही मेरा मैजिक है और मैं बनने वाला हूँ विज़र्ड किंग। ऐसा बोल के ये गुंडे को अपने स्वॉर्ड से मार देता है और वो गुंडा दूर जाके गिरता है। फिर उसके बाद वो लोग हमें दिखाते हैं कि यूनो आस्था को बोलता है आस्था, ऐसा बोल के यूनो खुश रहता है। और तभी वो लोग हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पे छोटा यूनो और छोटा आस्था रहते हैं। वहाँ पे छोटा आस्था गिरा हुआ होता है जमीन पे, और यूनो रोते हुए कहता है कि आस्था मेरे वजह से तुम्हें इतना चोट लग गया। तो आस्था बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तो विज़र्ड किंग बन के हम सबको खुश रखने वाला हूँ, और मैं सबको प्रूफ करूंगा कि तुम भले ही गरीब हो या ऑर्फन हो तो भी तुम विज़र्ड किंग बन सकते हो। तब आस्था बोलता है कि कोई भी विज़र्ड किंग बन सकता है अगर वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करे तो, चाहे वो मैं हूँ या तुम हो यूनो। और तभी यूनो बोलता है कि आज के बाद मैं कभी रोने नहीं वाला हूँ और मैं भी विज़र्ड किंग बन के रहूंगा। और तभी ये फ्लैशबैक एंड होता है और आस्था यूनो के सामने खड़ा होकर बोलता है यूनो देखो मुझे मेरा ग्रिमरोर मिल गया, भले ही ये इसके चिथड़े उड़े हुए हैं लेकिन ये मेरा ग्रिमरोर है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा बोलता है वो। और तभी यूनो बोलता है कि हाँ आस्था तुमने फिर मेरी जान बचाई है। और तभी आस्था और यूनो ये दोनों एक दूसरे को फिस्ट बम्प मारते हैं और बोलते हैं चलो देखते हैं कि अब हम दोनों में से विज़र्ड किंग कौन बनेगा। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि एक बड़ा सा डीमन जिसके पास 6 हाथ होते हैं और एक बड़ी सी आंख होती है, वो पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है अपने मैजिक से। और तभी वहां पे एक विज़र्ड पहुंच जाता है जिसके पास 4 लीफ वाला क्लोवर वाला ग्रिमरोर होता है। वो वहां पे पहुंच के खड़ा होता है उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट, और ये डीमन उसे देख के उसके ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन ये बंदा एक आइस वाला मैजिक यूज करके अपने सामने एक शील्ड खड़ा कर देता है, और ये डीमन के आसपास उड़ते उड़ते उसके ऊपर मैजिक वाले अटैक करता रहता है। डीमन ये सारे अटैक खाता रहता है, और फिर ये एक लूप में डीमन को बंद कर देता है, और उसके बाद एक बड़ा सा होली स्वॉर्ड को समन करता है और वो स्वॉर्ड से डीमन को काट देता है बीच में से। और ऐसे ही ये हीरो वो डीमन को मार देता है। और ये बंदा कोई और नहीं होता है, ये होता है हमारा पहला विज़र्ड किंग। और तब हमें मालूम पड़ता है कि जो विज़र्ड किंग होता है उसके अंडर काम करते हैं मैजिक नाइट्स, और मैजिक नाइट्स टोटल 9 स्क्वाड में डिवाइडेड रहते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था जंगल में प्रैक्टिस करता रहता है उसके स्वॉर्ड के साथ, और उसके बाद वो जूस पीता है जिस जूस से कहा जाता है कि मैजिक की पावर बढ़ती है। ये जूस पी रहा होता है तभी उसे एक अजीब सा बर्ड देखता है और वहां से उड़ के निकल जाता है। उसके बाद आस्था अपने ग्रिमरोर को पकड़ के खुशी खुशी बैठा रहता है, बोलता है कि मुझे मेरा ग्रिमरोर मिल गया। फिर हमें मालूम पड़ता है कि आस्था असल में ट्रेनिंग इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको
मैजिकल नाइट बनना होता है, जिसका एंट्रेंस एग्जाम 6 महीने में होने वाला होता है। और सेम काम यूनो भी कर रहा होता है, और सेम आस्था के जैसे यूनो भी 1000 के ऊपर रेपुटेशन मारता रहता है अपने मैजिक प्रैक्टिस का। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फादर असल में मास्टर से बात कर रहा होता है, बोलता है कि आप सिर्फ यूनो को अलाउ करो एग्जाम देने के लिए, आस्था को अलाउ मत करो क्योंकि आस्था नहीं कर पाएगा ये चीज। लेकिन मास्टर बोलता है कि नहीं, मुझे आस्था को भी फेयर चांस देना है क्योंकि उसकी इच्छा है एग्जाम देने की। और फिर तभी ही मास्टर फादर की थोड़ी टांग खींचता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि आस्था भी जाए रॉयल नाइट्स में, क्योंकि अगर वो चला गया तो तुम अकेले हो जाओगे। और ये सुन के सिस्टर भी फादर की थोड़ी सी टांग खींचती है। तो तब फादर बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, वो लोग आस्था के बगैर अकेले हो जाएंगे। तभी ही हमारा मास्टर बोलता है कि चलो, इतना तो मुझे पता है कि यूनो तो एग्जाम पास कर लेगा, लेकिन आस्था मोस्टली फेल ही हो जाएगा, तो वो आ ही जाएगा, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये सुन के फादर थोड़े खुश हो जाते हैं। तो तब फादर मास्टर से पूछते हैं कि जो बुक आस्था को मिला है क्या वो सही में ग्रिमरोर है। तो मास्टर बोलते हैं मुझे क्या पता। फिर उसके बाद मास्टर बोलते हैं लेकिन यार उसके ऊपर 5 क्लोवर्स थे, तो क्या वो सही में वही ग्रिमरोर है। ऐसा बोल के वो सीन कट हो जाता है वहां पे। फिर उसके बाद आस्था और यूनो दोनों ही चर्च की तरफ जा रहे होते हैं। तो आस्था और यूनो भागने लगते हैं ये देखने के लिए कौन पहले पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे यूनो आस्था को हरा देता है। उसके बाद आस्था बोलता है कि ठीक है, जो चर्च के अंदर पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। तभी आस्था के ऊपर यूनो अपना विंड मैजिक यूज करता है और वो चर्च के अंदर पहले पहुंच जाता है। तो ये दिखाता है कि अब यूनो वापस से कंफर्टेबल हो गया है आस्था के साथ। और फिर तभी ही अगले दिन वापस से आस्था अपना प्रैक्टिस करता रहता है। तभी वहाँ पे नाश आता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे इडियट चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम तो विज़र्ड किंग बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि हम लोग गरीब है और हम गरीब लोग के पास ड्रीम्स करने की एबिलिटी है ही नहीं। तो ये सुन के आस्था उसको चिल्लाता और बोलता है पहले से ही गिव अप नहीं करना चाहिए हमें। और तभी आस्था बोलता है कि मैं तुझे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम गरीब लोग भी ड्रीम कर सकते हैं। मैं पहले मैजिक नाइट बनूंगा और उसके बाद विज़र्ड किंग बनूंगा। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि फादर ने एक फीस्ट बनाया होता है यूनो और आस्था के लिए, मोस्टली यूनो के लिए। वो कहते हैं कि आस्था तुम तो वैसे भी अगर हार भी गए कल तो बुरा मत मानना, घर पे आ जाना, ये तुम्हारा ही घर है। फिर उसके बाद आस्था बोलता है कि नहीं, मैं तो डेफिनेटली विज़र्ड किंग बनूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आके सिस्टर से शादी, ऐसे बोलता है वो। और तभी सिस्टर उसके ऊपर एक वाटर वाला अटैक करती है और बोलती है चलो सब लोग खाना खाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और यूनो निकल रहे होते हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और तभी ही फादर और सारे के सारे बच्चे उनको बोलते हैं ऑल द बेस्ट यूनो और आस्था तुम जल्दी घर पे आ जाना। फिर उसके बाद जब वो लोग निकल रहे होते हैं तो सिस्टर लिली को थोड़ा फ्लैशबैक आता है कि जब वो नई आई होती है इस चर्च में, तब आस्था और यूनो दोनों ही बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन आस्था तभी से उसको शादी करने की बात करता रहता है। फिर उसके बाद आस्था और यूनो दोनों ही जा रहे होते हैं रॉयल कैपिटल की तरफ। उसके बीच में आस्था इमेजिन करता है कि जब वो विज़र्ड किंग बन जाएगा तो उसकी जिंदगी कैसी रहेगी। वो एकदम विज़र्ड किंग के कपड़ों में उड़ता हुआ जाएगा सिस्टर लिली के पास और उसको अपने झाड़ू पे बैठा के उसके साथ उड़ जाएगा। और फिर ऐसे ही वो लोग उनके जर्नी पे चलते रहते हैं। उनके जर्नी में बहुत सारी बाधाएं आती है, बारिश होता है, वो लोग सैंड वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, उनके पास खाना नहीं होता है तो वो लोग मछलियाँ खाते हैं, जानवर खाते हैं, उनके ऊपर पत्थर गिरते हैं तो वो लोग पत्थरों को तोड़ के ऐसे बहुत सारे दिनों हफ्तों के बाद वो लोग रॉयल कैपिटल तक पहुंच ही जाते हैं। और ऐसे ही जब आस्था और यूनो रॉयल कैपिटल में पहुंचे तो वो लोग देखते हैं कि ये जगह उनके चर्च से कितनी ज़्यादा अलग है। यहाँ पे हर जगह खाने की चीज़ें हैं, सब लोग खुश है और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे, और सारी की सारी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव है। वेल तभी वो लोग देखते हैं विज़र्ड किंग का कैसल और तब आस्था बोलता है वो कैसल मेरा होने वाला है कुछ समय बाद। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आस्था असल में एक पर्पल कलर के कॉइल्ड स्नेक को खा रहा होता है जो उसे एक बूढ़ी औरत ने दिया होता है। और ये लोग ऐसे ही रॉयल कैपिटल के थ्रू चल रहे होते हैं और तभी लोग पहुंच जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम वाले एरिया में। और तभी हमें दिखाते हैं कि यूनो और आस्था दोनों ही लाइन में खड़े होते हैं और अपना नंबर ले रहे होते हैं। तभी यूनो जाता है, वो अपना ग्रिमरोर को चेक करवाता है तो उसका ग्रिमरोर देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा तो तुम वही हो जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, 4 लीफ वाला बंदा। वेल तुम्हारा नंबर है 164। और फिर उसके बाद आस्था की बारी आती है। आस्था जब अपना ग्रिमरोर दिखाता है तो सामने वाला बंदा बोलते है अरे तुम्हारा ग्रिमरोर तो बहुत गंदा है। वेल जो भी हो तुम्हारा नंबर है 165, चलो जाओ अंदर। फिर जब ये लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए खड़े रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाएं आती हैं और वो सब लोगों के ऊपर उड़ने लगती है। तो तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बर्ड्स है इनका नाम है एंटी मैजिक बर्ड्स। ये लोग उनके पास ही जाती है जिसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं होता है। तो लोग देखते हैं कि यूनो के पास तो एक भी बर्ड होती ही नहीं है। और तब हमें दिखाते हैं कि आस्था के ऊपर तो हजारों बर्ड्स बैठी हुई रहती है, जो ये सिंबलाइज करता है कि आस्था के अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। और फिर आस्था इन सब बर्ड से बचने के लिए भागता रहता है और वो जाके ठुक जाता है एक मसल वाले आदमी में और उसको सॉरी बोलता है, लेकिन वो आदमी एक सिगरेट फूकता रहता है और बोलता है कि ओए छोटे चल निकल यहाँ से। और फिर तभी ही आस्था इसके ऊपर एक हाथ रखता है और बोलता है अरे भाई तुम तो बहुत बड़े लग रहे हो, तुम्हारी बहुत टफ जिंदगी रही रहेगी। तो ये बड़ा बंदा आस्था को उसके सर से उठाता है और बोलता है अब मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ। मीनवाइल वहाँ पे इसका एक दोस्त आता है और बोलता है कि अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी बाकी सब लड़कियां इसको देखती है और बोलती है अरे ये तो वही है स्पेशल मैजिक यूज करने वाला बंदा। और उसके साथ एक और बंदा होता है जो होता है एक्सपर्ट इन इनकैंटेशन मैजिक। और तब हमें मालूम पड़ता है ये जो बंदा होता है मसल वाला वो असल में एक मैजिक नाइट्स के स्क्वाड का कैप्टन होता है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो है इसका नाम है
द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामी। और तभी यामी आस्था का सर फोड़ने ही वाला होता है कि तभी पीछे एक बॉम्ब फटता है और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो यामी आस्था को छोड़ देता है और तभी वहां पे आते हैं द कैप्टन ऑफ द सिल्वर ईगल्स, नोजेल सिल्वा। और दूसरी जगह पे बैठे होते हैं कैप्टन ऑफ द क्रिम्सन लायन किंग्स, फ्लिगियन वर्मिलियन। और बगल में होता है द कैप्टन ऑफ द ग्रीन प्रेइंग मैंटिस, जैक द रीपर। वेल, अगर आप लोग जानते हो तो मुझे जैक द रीपर पसंद है फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, तो ये नाम यहाँ देख के मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर 4th नंबर पे बैठी होती है कैप्टन ऑफ द ब्लू रोज नाइट्स, चारोलेटो रोजेलिया। फिर उसके बाद 5th नंबर पे बैठे होते हैं कैप्टन ऑफ द पर्पल ऑर्कास, पॉइजॉट। फिर 6th आती है कैप्टन ऑफ द कोरल पीकॉक्स, डोरोथी अनस्वॉट, जो कि सोते सोते चल रही होती है। फिर 7th नंबर पे होते हैं आक्वा डियर के कैप्टन रिल बॉयस मोर्टियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वो इंसान जो कि नेक्स्ट विज़र्ड किंग बनने वाले हैं। ये होते हैं विलियम वेंजेंस, द कैप्टन ऑफ द गोल्डन डॉन। और फिर लास्टली आते हैं कैप्टन ऑफ द ब्लैक बुल्स, यामी। ये कहा जाता है कि जो एक मैजिक नाइट के कैप्टन है उनके अंदर 100 मेजेस की ताकत होती है और वो सब नेक्स्ट विज़र्ड किंग बनने के लायक होते हैं। तो फिर हमारा रेड एंड व्हाइट बाल वाला कैप्टन बोलता है कि अब मैं तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो एक मैजिक स्पेल यूज करता है जिससे आसमान पूरा ब्लैक हो जाता है और उसमें से एक पेड़ निकलता है और वो सबको एक झाड़ू पकड़ा देता है। फिर हमारा रेड एंड व्हाइट बाल वाला बंदा सबको एक्सप्लेन करता है कि तुम सबका एग्जाम अब स्टार्ट होगा और हम 9 के 9 कैप्टन्स तुम लोग को इवेल्युएट करेंगे और हम में से जिसको जो पसंद आया उसे हम हमारे स्क्वाड में ले लेंगे। वेल, इन केस 2 कैप्टन्स को एक बंदा पसंद आ गया तो उस बंदे के ऊपर है कि उसको किसका स्क्वाड ज्वाइन करना है, और अगर किसी भी कैप्टन को कोई बंदा पसंद नहीं आया तो भाई तुम्हारा हो गया बाय बाय। तो फिर ये बोलता है कि पहला एग्जाम ये है कि तुमको इस झाड़ू के ऊपर बैठ के उड़ना है। वेल, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे झाड़ू पे बैठ के उड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ उड़ पाते हैं, कुछ उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। तो सारे के सारे कैप्टन्स इन लोग को इवेल्युएट करते रहते हैं। वो बोलते हैं कि इनको देख के ही हमें मालूम पड़ रहा है कि कौन अच्छा मेज है और कौन नहीं। कुछ कैंडिडेट्स एकदम आराम से उड़ पाते हैं और इनमें से एक होता है अपना यूनो, जो कि झाड़ू के ऊपर खड़ा होकर उड़ता रहता है। मीनवाइल आस्था तो जमीन से हिला भी नहीं होता है। तो तभी ये जो व्हाइट बाल वाला नाइट होता है ये निकलता है, बोलता है कि मैं 2 मिनट में आया। ये तभी जाता है नीचे और वहां जाके ये एक लड़की से बात करता है। उससे कहता है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था कि हम रॉयल लोगों को ये सेम एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जिस लड़की से बात करता रहता है वो इसकी बहन होती है। वो बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर पहले से डिसाइडेड है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है तुझे। फिर वो उसकी बेइज्जती करके निकल जाता है। एग्जिस्ट करना ही अननेसेसरी है मेरे लिए। फिर उसके बाद होता है मैजिकल एबिलिटी का एग्जाम, जिसमें सारे बच्चों को मैजिक पावर यूज करके एक ब्रिक वॉल को तोड़ना होता है। इसमें भी आस्था कुछ नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद होता है मैजिकल एबिलिटी कंट्रोल एग्जाम, जिसमें उनको उनके मैजिकल एबिलिटी से एक उड़ते हुए पेपर को फाड़ना होता है उसके बुलजाय में। यहाँ पे भी आस्था कुछ नहीं कर पाता है। वो अपने हाथ से उस पेपर को हवा में फेंकता है और सारे के सारे कैप्टन्स हर एक चीज को ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर होता है क्रिएशन मैजिक एग्जाम, जहाँ पे उनको उनके मैजिकल पावर से कोई चीज को क्रिएट करना होता है। कुछ बच्चे अपने फायर पावर से एक फायर बर्ड को क्रिएट करते हैं, कोई एक स्टैचू क्रिएट करता है और आस्था सिर्फ हवा में हाथ खोल के खड़ा रहता है। फिर उसके बाद होता है डेवलपमेंट मैजिक एग्जाम, जहाँ पे उनको एक सीड को ग्रो करना होता है और आस्था यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाता है। और फिर बारी आती है सबसे लास्ट एग्जाम की, जहाँ पे इन लोग को एक्चुअल कॉम्बैट में आना पड़ता है। तब ये लोग बोलते हैं कि अब तुम्हें अपने ओपोनेंट को सिलेक्ट करना है और उसके साथ फाइट करना है, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें फाइट ही करना है। तुम लोग तुम्हारा ग्रिम रोल यूज कर सकते हो और ये मैच तब खत्म होगा जब तुम में से एक बंदा हार जाएगा या हार मान लेगा। तुम लोग इसमें अपना दिल खोल के लड़ सकते हो। हीलिंग वाले मेजेस को यहाँ पे खड़ा रखा है, तो तुम्हारी कितनी भी हालत खराब हो जाए तुम लोग हील हो जाओगे। तो सबसे पहले फाइट होता है आस्था का, और वो होता है उसके दोस्त के साथ, जो ये येलो बाल वाला बंदा होता है। ये बंदा आस्था का दोस्त इस एग्जाम में ही बना था और इस बंदे को लगता है आस्था बहुत इजी होगा हराने के लिए, इसीलिए उसने आस्था को चूज किया होता है फाइट करने के लिए। तब आस्था इसे बोलता है चलो अब हम फेयर फाइट करते हैं। तभी ये बंदा आस्था के कान के पास जाता है और बोलता है बेटे कोशिश करना बंद कर दे, तू एक बेकार इंसान है, तू किसी भी लायक नहीं है। ऐसा बोल के वो आस्था की बेइज्जती करता है और फिर वो आस्था को बोलता है थैंक यू, तेरी वजह से सबको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि तू तो एक गधा है, तू एक वीकलिंग है। और तभी इनकी फाइट स्टार्ट होती है। तो आस्था का ओपोनेंट अपना ग्रिम रोल खोलता है और वो उसका मैजिक यूज करता है, ब्रॉन्ज क्रिएशन मैजिक, जिसमें वो अपने आप को एक कैनन बॉल के अंदर कवर कर लेता है। और फिर वो बोलता है कि इसका जो ये मैजिक है ये इसको प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड अटैक से और खुद बाहर गोलियां शूट करता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑफेंसिव और डिफेंसिव अटैक है। और फिर आस्था बोलता है चलो अब इसे शुरू करते हैं। ऐसा बोल के वो अपने ग्रिम रोल को समन करता है, उसमें से अपना स्वॉर्ड निकालता है और एक मिली सेकेंड के अंदर भाग के जाता है और ये बंदे का कैनन बॉल और इसे एक अटैक में काट देता है। और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग ने अब तक एक्सपेक्ट किया था कि आस्था बहुत कमजोर है, लेकिन यूनो अकेला स्माइल करता रहता है। तब आस्था बोलता है कि मैं मैजिक नाइट्स को सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक आसान जिंदगी चाहिए, मैं इसलिए ज्वाइन करूँ ताकि मैं मेहनत करके विज़र्ड किंग बन सकूँ।
वेल आस्था का ये अटैक देख के सारे के सारे कैप्टन उसे इवेल्युएट करने लगते हैं। हमारा रेड एंड व्हाइट बाल वाला कैप्टन बोलता है ये बहुत ज्यादा ही तेज है, क्या ये कोई हाई स्पीड मैजिक यूज कर रहा है? लेकिन तभी यामी बोलता है कि नहीं, वो फिजिकली इतना पावरफुल है। तभी ही बाकी कैप्टन लोग बोलते हैं कि इसका बाकी का एग्जाम देख के तो हमें लगा नहीं कि इसके अंदर इतनी पावर होगी। वेल लेकिन ये बंदा है मैजिकल। तब यामी बोलता है कि नहीं, वो मैजिक नहीं यूज कर रहा है। और तभी यामी बोलता है कि उसके अंदर तो मैजिक है ही नहीं। और फिर ऐसे ही एक एक करके बाकी बच्चों के भी फाइट्स होते रहते हैं। कोई गोलम्स को समन करता है, कोई वाटर मैजिक यूज करता है, ऐसे सब लोग अपना फाइट कैरी ऑन करते रहते हैं। और यहाँ पे एक गोलम और वाटर यूजर की खतरनाक फाइट होती है। वो बंदा अपने गोलम पे खड़ा रहता है और ये बंदा अपने वाटर से ड्रैगन बना के उसके आसपास घूमता रहता है। तभी ही सालिम नाम का एक बंदा यूनो के पास जाता है और उसको बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ पार्टनर अप करो और हम लोग जाए नेक्स्ट फाइट में। और ये जो सालिम नाम का बंदा होता है ये होता है फेमस फैमिली से, जिसका नाम होता है हैप्सेस फैमिली। तो अब इनका फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है। और ये लोग की जब फाइट स्टार्ट होती है तो ये सालिम नाम का बंदा यूनो की बहुत बेइज्जती करता है। बोलता है कि तुम गरीब लोग की वैल्यू नहीं है मेरे सामने, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है, स्टेटस है और हर एक चीज है। वेल जब तुम तुम्हारे घर जाओगे तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें मौका मिला था सालिम के साथ फाइट करने का। और तब ये बोलता है कि मैं मेरा एक होली अटैक यूज करने वाला हूं तुम्हारे ऊपर, जिसका नाम है द होली लाइटनिंग राइजिंग सालिम। और सालिम का ये अटैक देख के सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि हर जगह लाइटनिंग भर जाती है। और सालिम फिर ये लाइटनिंग का ऑर्ब यूनो की तरफ भेजता है तो यूनो यूज करता है टावरिंग टॉर्नेडो। और ये टॉर्नेडो वाला अटैक सालिम के लाइटनिंग को खुद के अंदर खींचता है और सालिम के ऊपर ही मार देता है। और ऐसे ही सालिम भी हार जाता है। और सारे के सारे कैप्टन्स ये अटैक देख के थोड़े इंप्रेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें बताते हैं कि एग्जाम खत्म हो चुका है और अब सारे के सारे कैप्टन्स उनके लिए उनके नए क्रू मेंबर्स को चुनेंगे। और फिर सारे के सारे कैप्टन्स उनका नंबर लेंगे और उनको बोलेंगे आगे आने के लिए। अगर कैंडिडेट को उस कैप्टन के टीम को ज्वाइन करना है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वरना वो डिक्लाइन करके जा सकते हैं। तो ऐसे सारे के सारे कैप्टन्स एक एक करके सारे कैंडिडेट्स का नंबर लेते हैं और वो लोग आगे आते हैं। वो लोग बताते हैं कि क्यों कोई उसको चूज कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो जाते हैं और कोई भी कैप्टन किसी को भी नहीं चूज करता है। तभी पहला बंदा चूज होता है ये मोटे वाले कैप्टन की तरफ से। और ये बंदे का नंबर था 71। नंबर 78 को भी एक बंदा चूज कर लेता है। नंबर 99 को सोने वाली बंदी चूज करती है। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को कोई भी नहीं सिलेक्ट करता है। ये सब देख के आस्था डरने लगता है। और तब बारी आती है नंबर 164 की, जो कि होता है यूनो का नंबर। और यूनो को देख के सारे के सारे कैप्टन्स अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि यूनो को सारे के सारे कैप्टन्स अपने स्क्वाड में लेना चाहते हैं। और ये देख के आस्था तक खुश हो जाता है। वो बोलता है मेरा राइवल सबसे बेस्ट है। लेकिन यार सबने हाथ ऊपर कर लिया इसके लिए, वाओ। और तब यूनो बोलता है कि उसको ज्वाइन करना है द गोल्डन डॉन, जो कि होता है द नेक्स्ट विजर्ड किंग बनने वाले बंदे का स्क्वाड। और उसके बाद बारी आती है आस्था की। और आस्था को देख के कोई भी अपना हाथ ऊपर नहीं करता है। इसका ये मतलब है कि आस्था को कोई भी सिलेक्ट नहीं करता है अपने स्क्वाड में। और तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है वेल ये तो होना ही था। भले ही तुम्हारे अंदर बहुत सारी फिजिकल पावर है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारा मैजिकल पावर कैसा है, तो कोई भी तुम्हें सिलेक्ट करना नहीं चाहता है। तभी यामी अपना ऑरा बाहर निकालता है और उसका ऑरा पर्पल कलर का होता है। वो बोलता है तुम्हारे अंदर मैजिक पावर्स है ही नहीं, तो तुम किसी के भी स्क्वाड में नहीं आ सकते हो। ऐसा बोल के वो कूद के जाता है आस्था के पास और उसको बोलता है कि तुमने पहले कहा था कि तुमको विजर्ड किंग बनना है ना? इसका ये मतलब है कि तुम हम 9 के 9 कैप्टन से ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हो, है ना? ऐसा बोल के वो आस्था के पास खड़ा हो जाता है और आस्था उसका प्रेशर सहन कर रहा होता है, उसके ऑरा का। सारे के सारे स्टूडेंट्स की भी वाट लगी हुई होती है, लेकिन आस्था फुल प्रेशर में होता है क्योंकि यामी उसके ठीक सामने खड़ा होता है यहाँ पे। तो फिर यामी उसको बोलता है कि जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अपना प्रेशर एमिट कर रहा हूँ, तो क्या तू अभी भी बोल सकता है कि तुझे एक विजर्ड किंग बनना है? तो तब आस्था उससे बोलता है कि भले ही मैं इस बार हार गया, भले ही मैं कितनी बार हार जाऊं, लेकिन मैं कभी भी मेरे सपने को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं विजर्ड किंग बन के ही रहूंगा। ये सुनने के बाद यामी अपना ऑरा गायब कर देता है और हंसने लगता है। बोलता है बेटा तू तो बहुत फनी है, चल मेरा स्क्वाड ज्वाइन कर ले। और फिर यामी उसको बोलता है कि तू मेरे ऑफर को डिक्लाइन भी नहीं कर सकता है, तुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और मैं तेरी लाइफ बहुत मिजरेबल बनाने वाला हूँ ब्लैक बुल्स के अंदर, तू रेडी रहना बेटा। और फिर किसी दिन तू डेफिनेटली विजर्ड किंग बन जाएगा। और इसी तरह दोनों यूनो और आस्था सिलेक्ट हो गए हैं मैजिक नाइट्स बनने के लिए। यूनो सिलेक्ट हुआ है द गोल्डन डॉन में और आस्था सिलेक्ट हुआ है द ब्लैक बुल्स में। और इसी के साथ पूरा का पूरा मैजिक एग्जाम कंक्लूड हो जाता है। टोटल यहाँ पे 512 स्टूडेंट्स आए रहते हैं। उसके बाद आस्था यूनो से मिलता है रात को और वो लोग मस्त बातें करते हैं। लेकिन तभी आस्था का पेट दुखने लगता है क्योंकि उसने वो पर्पल वाला स्नेक खाया होता है। तो वो भाग के जाता है वॉशरूम में अपने आप को हल्का करने के लिए। लेकिन बाहर रहता है उसका येलो बाल वाला दोस्त। वो बोलता है कि तूने मेरी बड़ी बेइज्जती कराई थी आस्था, अब मैं तुझसे बदला लूंगा। और ये बोलता है कि इसकी इतनी बेइज्जती हुई कि ये जाके लोअर रैंकिंग स्क्वाड को ज्वाइन किया इसने, जो कि होता है द ग्रीन प्रेइंग मैंटिस वाला। इसका ये मतलब है कि आस्था से हारने के बाद भी ये बंदा सिलेक्ट हो गया था।
बेचारा आस्था आराम से वॉशरूम में अपना काम कर रहा होता है, लेकिन ये बंदा बाहर से एक मैजिक स्पेल यूज करता है जिसका नाम होता है ब्रॉन्ज हेक्स मैजिक सिक्किस पॉइजन लिजर्ड। मतलब ये एक पॉइजनस लिजर्ड को छोड़ता है आस्था के ऊपर। लेकिन तभी ही यूनो वहां पे आता है और वो अपने विंड मैजिक से इसके लिजर्ड को खत्म कर देता है और बोलता है तू क्या कर रहा है। हाँ, यूनो इससे बोलता है कि चल तू यहाँ से निकल ले, तू आस्था के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। और ये बंदा यहाँ से डर के भाग जाता है। फिर उसके बाद यामी आस्था को पकड़ता है और बोलता है भाई तुझे बाथरूम में कितना टाइम लगता है, तूने मुझे इतना वेट कराया, चल अब हमारे साथ। फिर उसके बाद फिनरल एक टेलीपोर्टेशन वाला लूप खोलता है और उसके अंदर वो लोग आस्था को भेजने की तैयारी करते हैं क्योंकि आस्था उड़ नहीं सकता है। फिर यामी आस्था को फेंक देता है उस पोर्टल के थ्रू और आस्था उड़ के गिरता है दूसरे साइड पे और वो लोग पहुंच जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस की तरफ। तो आस्था फटाक से जाता है, मेन गेट खोलता है और बोलता है हेलो मैं हूँ आस्था और आज से मैं ज्वाइन करने वाला हूँ ब्लैक बुल। ऐसा वो बोलता है कि तभी यामी उसके ऊपर एक फायर अटैक करता है और उसको पीछे फेंक देता है और बोलता है आस्था वेलकम टू द एब्सोल्यूट वर्स्ट मैजिक नाइट स्क्वाड जिसका नाम है ब्लैक बुल्स। मतलब इसके बाद आस्था की जिंदगी कैसे चलेगी वो जानने के लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।